हमारे पास 50-50 ग्राम के बम है, किसी कंट्री ने आज तक नहीं किया। दूसरा, आपका दो बढ़ चढ़ कर बोला जाता है कि हमारे तो हर चौराहे पर भी लगे हुए हैं, हम तो कभी भी फायर कर देंगे। मैं कह रहा हूँ वो इंडस वाटर ट्रीटी, पानी ऊपर नीचे हुआ नहीं, बोले न्यूक्लियर बॉम्ब बीच में आ गया। पीओजे के आपका ना इंटर मामला था, ना है, ना कभी होगा। पीओजे के इज नॉट योर इंटरनल मामला। मैं आपको उसका प्रूफ देता हूं अब, क्योंकि आपके यहाँ प्रूफ का बड़ा रिवाज है। प्रूफ ये है कि आपकी सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल ने फाइल किया था कि हमारे लॉज एंड रेगुलेशन और जो समन्स हैं वो पीओजेके के लोगों को नहीं बुला सकते, बिकॉज ये हमारे संविधान से अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन से अलग है। उनका एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका एक अलग प्राइम मिनिस्टर है, उनका एक अलग प्रेसिडेंट है। ये ऑन रिकॉर्ड है आपके यहाँ पर, मेरे यहाँ पर नहीं, आपके यहाँ पर। आपका अंदरूनी कैसे हो गया? अगर आपके सुप्रीम कोर्ट में आप लोग ये दायर करते हैं, चलिए उसको भी छोड़ देते हैं। इस समय पीओजेके में जो इलेक्शन हो रहे हैं, अगर मैं उस पर ऑब्जेक्शन कर रहा होता तो ये गलत हो जाता। पीओजेके इज ऑन अ बॉइल, 53 पीपल हैव डाइड इन द फायरिंग। आप उस पीओजेके, जो आपका सो कॉल्ड अंदरूनी मामला है, आप उसके अंदर रॉयट कंट्रोल मेजर्स नहीं ले रहे हैं। और अगेन प्रूफ ले लीजिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल आपको बोल रहा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यूएन में बोला है कि पाकिस्तान इज यूजिंग लाइव बुलेट्स एंड एक्सेसिव फोर्स इन पीओजेके। नंबर 1। एक और प्रूफ ले लीजिए, यूके की पार्लियामेंट ने इस बात के ऊपर पाकिस्तान का नाम लिया है कि दे आर डूइंग काइंड ऑफ जीनोसाइड। दे हैव नॉट यूज्ड द वर्ड जीनोसाइड, but they have said कि excessive force and human right violation is taking place in POJK as far as Pakistan is concerned। चलिए जी, यूके भी जो है वो भी इंडिया की तरफ हो सकता है। यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में भी यही बात बोली गई है। 3 जगह हो गया, आप बता दीजिए। चौथा यूनाइटेड नेशन में आपको मैंने देना ही दिया है कि आपके पास। तो इसलिए आप इसको बहुत सस्ते में मत लीजिए, हल्के में मत लीजिए कि ये आपका इंटरनल मामला है। किसी को भी दुनिया में अगर इंसानियत को मारना है तो वो उसका इंटरनल मामला ना है, ना है और होना चाहिए और ना कभी होगा। मानिए मेरी बात। ओके, चलिए ठीक है, ओके, वेल सर, ठीक है। हम इसको एक ऐसे जो इंटरनेशनल एक पैरामीटर्स हैं उसके ऊपर हम ले लेते हैं कि जी ठीक है, अगर हलाकतें हुई हैं और जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई है तो उसको देखना पड़ेगा, उसके ऊपर बोलना पड़ेगा। हम तो खुद उसके ऊपर प्रोग्राम्स करते रहे और बोलते रहे। अच्छा, लेकिन चलें अब इससे थोड़ा सा जब हम आगे निकलते हैं तो करण साहब ये बताइए कि जो मालदीव्स है वो उसने मीडिएशन की ऑफर कर दी है पाकिस्तान और इंडिया को कि जी मैं दरमियान में। तो वो कोई ये कह रहा था कि क्या पिद्दी और क्या पिद्दी, मतलब ये कि क्या, मतलब कोई जो मालदीव्स है वो क्या इंडिया और पाकिस्तान के बीच मीडिएशन करवाएगा? क्योंकि उसके लिए तो अमेरिका अगर ये कहे, मतलब मैं भी समझती हूँ अमेरिका कहे तो सोचा जा सकता है हाँ जी हो सकता है कोई मीडिएशन हो जाए। रशिया कहे, इंडिया, कोई बड़े कंट्रीज कहें तो हम कहेंगे, मतलब मालदीव आपको लगता है कि करवा सकता है? सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को इस मेंटालिटी से ऊपर आना पड़ेगा। पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के सिस्टम को इस मेंटालिटी से ऊपर आना पड़ेगा कि यूएस बड़ा कंट्री है तो मीडिएट कर सकता है, मालदीव है छोटा है तो वो नहीं कर सकता। जी नहीं। इन मीडिएशन, अगर यही वाली बात अगर आपने डाली होती तो पाकिस्तान ईरान और यूएस के बीच में मीडिएटर का रोल कैसे ऑफर कर सकता है? ये एक अलग बात है कि ये प्रूव हो गया कि उन्होंने ऑफर किया और बाद में अभी थोड़े दिन पहले आपने बोला $10 बिलियन हमें चाहिए फॉर मेकिंग आवर एफर्ट्स ऑन मीडिएशन। दैट मींस यू आर नेवर मीडिएटिंग, यू आर ओनली डूइंग अ सो कॉल्ड गंदा काम जिसको बोलते हैं। जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा तो आप लोग को बुरा लग गया कि आप लोग तो, पाकिस्तान जो है वो तो सिर्फ कंसल्टेंसी और सो कॉल्ड, क्या एक गंदा सा वर्ड इस्तेमाल किया था, मैं नहीं करना चाह रहा। कंसल्टेंसी तो अच्छा काम है ना, हर कोई कंसल्टेंसी आजकल कर रहा है। मैंने इसीलिए कहा कि मैं उसे कंसल्टेंसी कह रहा हूं, मैं उस गलत वर्ड को इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैं भी तो यही कह रहा हूँ क्योंकि माय रिलेशन विद यू इज ऑन अ वेरी रिस्पेक्टेबल टर्म्स। अब आप ये बात आपने कहा कि कोई बड़ा कंट्री है छोटा, कोई कंट्री बड़ा और छोटा नहीं होता। एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड, ऑल कंट्रीज आर इक्वल, दे शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल। फिर भी बात आती है कि मालदीव क्या करेगा। क्या मालदीव, जो मैंने आपके पाकिस्तान के मेडिएशन के टाइम में भी बोला था, क्या मालदीव के पास वो इकोनॉमी है कि हम जैसी जो
कंट्रीज हैं आपकी और हमारी जैसी कंट्री, उसकी सुन ले? क्या वो हमारे साथ उस लेवल का ट्रेड करता है कि हम उसकी सुन ले? क्या हमारे उसके साथ रिलेशन वो क्लोज है कि शायद हम उसकी सुन ले? क्या उसका दुनिया में, क्या मालदीव्स का दुनिया में वो वर्चस्व है, वो स्टैंडिंग है कि उसे दुनिया सुन ले, यूनाइटेड नेशन सुन ले? ये एक बड़ी जरूरी बात है। और एक बात बताइए, मौजूद साहब जो हैं, उनको 2.5 साल बाद अब कैसे याद आया कि भाई इनके बीच में कुछ हो जाए तो अच्छी बात है? क्यों? आपने कभी बताइए सोचा क्यों? इस पर? नहीं नहीं, हाँ, मुझे वो नहीं इसका पता सर, सीधा हाँ बताइए। नहीं, आपको नहीं, ये आपको एक्चुअली जब मैं बताऊंगा तो आपको भी समझ आ जाएगा। हाँ, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है, सुना है, वगैरह वगैरह। अच्छा 2016 में सार्क की मीट हुई थी, साउथ एशियन रीजन, जो हम लोगों में, हम सब लोग उसमें इन्वॉल्व है, 8 कंट्रीज, पाकिस्तान उसका पार्ट है, इंडिया जी। उसका पार्ट है। 2016 में पाकिस्तान ने लास्ट मीटिंग को होस्ट किया, एंड आउट ऑफ 8 कंट्रीज 6 कंट्रीज बायकॉटेड दैट। और जब उन्होंने बायकॉट किया था तो उन्होंने ये बोलकर किया था कि पाकिस्तान हैज डन उरी, इसलिए हम नहीं आए, एज अ काइंड ऑफ प्रोटेस्ट। और उसमें कौन था? उसमें मालदीव भी था, जो प्रोटेस्ट के तौर पर आपके यहाँ नहीं है। अब हुआ यह है कि 2016 से लेकर अब तक, जब सार्क जो है, जो ऐसे समझा जाना चाहिए, वो खुल गया। दैट मीन्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट खराब हो गए, रिलेशंस खराब हो गए, ट्रेड खराब हो गया, 100 चीजें ऐसी थी। और उसका मैं अब आपको प्रूफ देता हूं, जिसमें के मालदीव्स के ऊपर बहुत बड़ा फर्क आया। मालदीव्स के पास इंडिया से देर आर 2 टर्निंग बिल्स, जो टर्नओवर होते हैं 2 बार, दैट इज $50 मिलियन। ये 2 बिल्स ऐसे हैं जो टर्न होते हैं, और उन्होंने ये इस बार 3rd बार टर्नओवर मांगा है। दैट मीन्स इंडिया इज वेरी वेरी क्रिटिकल एंड फॉर दे देमसेल्फ। और मैं अभी आपको प्रूव करूंगा कि उनके लिए कैसे फर्क पड़ता है। $585 मिलियन की जो लाइन ऑफ क्रेडिट है, वो इंडिया ने उनको दी है। 224 में, लास्ट वाले में, करेंसी स्वैप लाइन के अंदर वी हैव गिवन देम $400 मिलियन प्लस 400 मिलियन रुपीज का जो करेंसी स्वैप है वो दिया। अब हुआ क्या कि ये सब देने की वजह से 2024 तक their foreign reserve grew to all-time ever high $1.32 billion, the highest ever। लेकिन वो जो 2024 तक जो हमने उन्हें सपोर्ट दिया, उसके बाद आज की तारीख में उनका वो सारा वो गिरकर वापस आ गया $670 मिलियन। दैट मीन्स देयर इकोनॉमी इज इन अ डॉलर, दे आर इन अ प्रॉब्लम। अब वो डायरेक्टली सिर्फ एक साइड को बोलें कि सिर्फ और सिर्फ भारत हमारे को सपोर्ट करे, तो वो कैसे बोले? सो व्हाट दे आर लुकिंग एट फॉर देयर ओन इंटरेस्ट, कि किसी तरह साउथ एशिया के अंदर एक ऐसी पुराने वाली, जैसे जब पाकिस्तान इंडिया में ट्रेड भी होता था, पाकिस्तान हमारा मोस्ट फेवर्ड नेशन वाला कंट्री माना जाता था, वो उस स्टेटस पर वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ट्रेड अगर करना है, अगर इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है, प्रॉस्पेरिटी को लाना है, तो आपको इलाके में, एशिया में शांति लानी पड़ेगी, और इसका बेनिफिशियरी इवन पाकिस्तान है। अब इसमें आपके पास अगला सवाल आए, उससे पहले मैं बता दूं कि बांग्लादेश हैज आल्सो ऑफर्ड अ सिमिलर मीडिएशन इन द सेंस कि स्टेबिलिटी। व्हाई? बांग्लादेश वो कंट्री है जो अभी 2 साल पहले 8% उसकी इकोनॉमिक राइज चल रही थी, द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। देयर प्रॉस्पेरिटी वाज गोइंग हाईएस्ट, एंड उस हाईएस्ट का सबसे मेजर पार्ट, जो बांग्लादेश की स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, द हाईएस्ट ऑफ दैट इज व्हाट? इज द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो कपड़ा बनता है, उस कपड़े का जो कपास है, कॉटन जो है, वो कहां से आता है दुनिया में उनके पास? दैट कम्स फ्रॉम इंडिया। अब वो रुका हुआ है, सो दे आर ऑल्सो इन अ प्रॉब्लम। सो ये वो कंट्रीज हैं जो रियलाइज कर रही हैं कि अगर अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ लानी है, तो हमें पाकिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, एरिया में अगर हम जितनी शांति ला पाए, तो ये उनके अपने बेनिफिट है। एंड दैट इज वेयर आई टेंड टू एग्री विद देम कि एवरी कंट्री नोज कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमीज। अगर मालदीव ने पाकिस्तान को बायकॉट किया 2016 में, दैट डजंट मेक इट कि वो आपके परमानेंट एनिमी हो।
दैट इज सर्कमस्टेंशियल इन, बड़ा सीधा सीधा मैं बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि पिछले 30 साल से आपके और हमारे बीच में टेररिज्म नहीं थी, टेररिज्म थी, प्रॉब्लम थी, उसके बावजूद यू आर वन ऑफ द मोस्ट फेवर्ड नेशन फॉर डूइंग ट्रेड। मैं ये एग्जांपल कल परसों भी किसी को दे रहा था, आपके और हमारे बीच में जब आपका मोस्ट फेवर्ड नेशन था, तो यू आर बाइंग टोमेटोज एट द रेट ऑफ 37 रुपीज अ केजी। ये आपके ट्रेडर्स का कहना है, मेरे तरफ से मत लीजिएगा, आपके यहाँ के रील्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। 37 रुपीज, मोस्ट फेवर्ड नेशन खत्म हुआ, द टोमेटोज बिकेम 100 रुपीज। ट्रेड आपके मेरे बीच में टोटल स्टॉप हुआ, दैट सेम थिंग इज कमिंग टू यू फॉर 700 रुपीज। आप सोचिए। सो सेम इज हैपनिंग विद मालदीव। मालदीव को प्रॉब्लम क्या है? मालदीव और इंडिया के रिलेशन क्यों खराब हुए? व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट? द टर्निंग पॉइंट इज वन सिंगल, कि वहां पर हमारा एक डॉर्नियर एयरक्राफ्ट खड़ा होता था और एक हेलीकॉप्टर खड़ा होता था, और उसका क्रू और उसका मेंटेनेंस स्टाफ, जिसकी टोटल स्ट्रेंथ आती है अराउंड 50 to 60 पीपल वर देयर, एंड दे वर डिप्लॉयड फॉर एनी काइंड ऑफ कैश इवैक, इमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स। इन्होंने बोला कि नहीं जी, इनका इलेक्शन कैंपेन में मिजू साहब ने बोला कि नहीं जी, हम इंडिया से का कुछ भी यहाँ नहीं रखेंगे। मत रखिए। आज आप ढूंढ रहे हैं कि इंडिया के साथ कैसे पाकिस्तान का पीस कराया जाए। आप अपना तो पीस देख लीजिए, बांग्लादेश अपना पीस तो देख लीजिए। आपके यहाँ पीस होगी तभी तो आप दुनिया की पीस। ये तो बड़ा बढ़िया सा मामला है कि यूएस की तरह सबने बोलना शुरू कर दिया कि वेनेजुएला का प्रेसिडेंट उठा लो तो पीस हो जाएगी, ईरान के पूरे कमांड एंड कंट्रोल एलिमेंट 50 को मार दो, पीस हो जाएगी। दिस इज नॉट द पीस। यू हैव टू स्टैंड फॉर पीस, योर कैरेक्टर हैज टू बी पीस, योर ओन कंट्री सिचुएशन हैज टू बी पीसफुल। आपके यहाँ राइट्स हो रहे हैं, आप बोल रहे हो कि मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में सुलह करा दूंगा। हालांकि इन सब के बाद मेरा लास्ट लाइन आपको यही होगा, किसी भी तरह की पीसफुल इनिशिएटिव वर्ल्ड में अगर कोई भी लेता है, आई थिंक इट शुड बी वेलकम। भारत के नाम का जो चूरन है वो किस तरह से अपनी जनता को बेचना है, अपनी आवाम को बेचना है। क्योंकि आप देखिए ना कि इनके पहले जो शेख रशीद हुआ करते थे वो हमेशा कहते रहते थे कि पाव पाव के बम हैं हमारे पास में और भारत पर हम फेंक देंगे, भारत को ख़त्म कर देंगे। और अभी भी ऐसे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, वो भी धमकी देते रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, कहते हैं कि अगर तुमने हमारी नदी का पानी रोका तो फिर हम देखिए क्या करते हैं आपके साथ में, खून की नदियाँ बहा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। खून की नदियाँ तुम्हारे यहाँ खुद बह रही हैं। ये तो दुनिया देख रही है। दुनिया क्या देख रही है? सबसे पहले तो जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उसकी जो जनता है वो देख रही है। तो इनका जो नैरेटिव रहता था पाकिस्तानियों का वो तो बहुत क्लियर हो गया है। ऊपर से उधर मालदीव जो है वो बार बार बोल रहा है कि जो सार्क है उसको दोबारा स्थापित किया जाए। नो डाउट मैं कहता हूँ कि अगर हाँ ठीक है, अगर हो सके तो बाइक करना चाहिए। इससे ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया के लिए है, उनके इंडिया के लिए भी काफ़ी फ़ायदे हैं सार्क के। पहली चीज़ तो जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ में कई बार रिलेशन की एक नई पहल शुरू हो सकती है। हालांकि हम लोग विश्वास नहीं करते अपने पड़ोसियों के साथ में, क्योंकि पड़ोसी उस काबिल नहीं हैं। बट कहीं ना कहीं अगर ये शुरुआत होती है तो शायद दोनों तरफ से कुछ ना कुछ बातचीत चालू होगी। सबसे जो बड़ा फ़ायदा है वो कहीं ना कहीं भारत को भी है। अभी जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए मुझे लगता है कि शायद भारत को भी सार्क पर आगे बात बढ़ानी चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।